हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीडीसी का 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये जीडीसी का फर्स्ट पेपर है। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गाजर में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलीन है। विटामिन बी और आपका विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतरकोशीय पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। इसके स्रोत हैं संतरा, नींबू, आंवला, चीकू और खट्टे रसेदार फल। जबकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और इन सभी में से सबसे अधिक जो विटामिन सी है वो आंवला में पाया जाता है। अग्रिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। आलू, ये सही है, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। उसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है। आलू का खाद्य योग भाग स्तंभ होता है, ये भी सही है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने से होता है, ये भी सही है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्गरण सीधे वायुमंडल से करते हैं, तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, तो आपका राइट आंसर इसमें यही हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्गरण सीधे वायुमंडल से नहीं करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये कुछ शुक्र तारा के बारे में वो है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के समान है, इसी वजह से। इस ग्रह को सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय पूर्व दिशा में तथा संध्या के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे जो कम है वो पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैर परंपरागत ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसे वाहनों को चलाते हैं तो उससे हाइड्रोजन निकलता है। औद्योगिक इकाइयों में इंजनों को चलाने व विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। यह जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होकर पुनः पानी में बदल जाता है। इससे प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जबकि जो आपका हाइड्रोजन है वो ज्यादा प्रदूषण नहीं करता, इसलिए क्योंकि ये पुनः पानी में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1974 में हुई थी। तब से जो है प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, किससे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापन रिएक्टर पैमाने द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। इसका आविष्कार किया था चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। इस पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक होती है। 0 से 9 तक होती है तथा लघुगणकीय पैमाना है, जिसमें परिणामों में 1 की वृद्धि होने पर तरंगों के आयामों में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। मार्कोली स्केल में 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं और रिएक्टर पैमाना में 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश श्रृंखला। जो सिंधु नदी है वो कैलाश श्रृंखला से निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद होता है। यानी कि अगर कैलाश श्रृंखला के यहाँ पे बोखरचू दिया हो तो बोखरचू राइट आंसर होगा। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचक के निकट भारत में प्रवेश करती है। दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जासकर,
गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित। इसमें से ये याद रखना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये अधिक पूछी जाती है। फिर भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत, सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग किया जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था, उसमें जो सिंधु और उसकी सहायक, भारत पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत जो भारत है वो सिंधु व उसकी सहायक नदियों का 20% लेगा, और बाकी जो आपका 80% है वो पाकिस्तान के पास जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो आवृत्ति है वो त्रिभुजाकार है, ऐसे है प्रशांत महासागर। और इस महासागर के दोनों तट पर बलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा द्वीप कौन सा? गर्त मेरियाना। विश्व का सबसे गहरा द्वीप है गर्त मेरियाना, ट्रेंच स्थित है। अग्रिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? करंट अफेयर से तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशरफ गनी अहमदजाई। अग्रिम प्रश्न है, 2014 में, ये भी करंट अफेयर का है आपका। तो 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास रखता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में विकसित किया था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चालीसा का दमन कर दिया था। जो इल्तुतमिश है, इसने दल चालीसा बनाई थी, इसका जो है दमन कर दिया था बलबन ने। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा का आरंभ किया था। बलबन गुलाम वंश का 9वां शासक है। सबसे पहले आते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे है जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और जो गोखले हैं वो गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले हैं। एमजी रनाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रनाडे। तो जो महाराष्ट्र के सुकरात है वो गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं, एमजी रनाडे को कहते हैं। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किसने? रनाडे ने। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? शाह वलीउल्लाह। इसकी शुरुआत की थी शाह वलीउल्लाह। शाह अब्दुल अजीज एवं सैयद अहमद बरलौवी ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। शुरुआत की थी वलीउल्लाह ने, लोकप्रिय बनाया था अब्दुल अजीज एवं सैयद अहमद। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था। यानी कि 1857 की क्रांति से ज्यादा प्रभावशाली था। यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर 1888 तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डायर। तो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है। अग्रिम प्रश्न आपका मैथ से है कि 2500 के 2/5 का 40% का 30% कितना होगा? तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। ये ऐसे सोल्यूशन लिखा, ऐसे सॉल्व होगा।
फिर अग्रिम प्रश्न भी मैथ से है कि इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो इसे भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33/52। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 4%। अभी देख, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, 100 और 100 को 5 से भाग कर लीजिए। 5 का 5, 5 10 20, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। फिर अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान तिरुवनंतपुरम भी सही है। और जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके बारे में देखिए, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कों से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना था, जिसके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाई गई। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पे हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम था? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात था हरियाणा का। लिंगानुपात का तात्पर्य है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं उसकी जो संख्या है वही हमारा लिंगानुपात कहलाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का था। हरियाणा में 1000 में 879 महिलाएं थी और हरियाणा में 1000 में 884 महिलाएं थी। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास सर्वाधिक हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें भारत का जो विकास दर है वो सर्वाधिक हुई थी। भारत की विकास की जो दर है वो सर्वाधिक हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं में हुई थी 6.68%, 6.68%। 9वीं में हुई थी 5.50, 10वीं में 7.6 और 11वीं में 7.8, सबसे अधिक इसी में हुई थी। अग्रिम प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1999 में लागू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्व से स्वर्ण जयंती का कितना इस प्रश्न का कैसे देखते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना से पूर्व से चल रही 6 योजनाओं का विलय किया गया था। इस योजना में जो पहले 6 योजनाएं चल रही थी उसका विलय कर लिया गया था। पहली थी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP, दूसरी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसे TRYSEM कहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण तस्करों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम जिसे सिट्रा कहते थे, और गंगा कल्याण योजना GKY, 10 लाख कुआं योजना MWS। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि इनको जो है सुमेलित करना है। हीरा जो है वो इसका आंसर होगा, सही आंसर इसका नेक्स्ट पेज में है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और स्नेहक जिसे ग्रेफाइट। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको शुष्क गैस कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई ऑक्साइड या ड्राई कोल्ड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तंग सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराकर CO2 तैयार की जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। और ऐसा प्रश्न भी आता है कि कौन सी गैस है जो मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। 26वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से तत्वों में से किसके अपरुष नहीं है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसके अपरुष नहीं है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तथा पारदर्शी गैस है। निम्न ताप व उच्च दाब पर यह द्रवित हो जाती है। इसका गलनांक जो है वो 63 के है व क्वथनांक 77.2 के यानी कि 1000 होता है। नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणु या अध्रुवीय होता है। यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकताओं से कम है। नाइट्रोजन के कोई अपरूप नहीं है, जबकि कार्बन के अपरूप यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन, फास्फोरस के अपरूप तो पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या काला फास्फोरस एवं ऑक्सीजन के अप्रूप। ऑक्सीजन का जो अप्रूप है वो है ओजोन, O3। इसके पश्चात है 27वां प्रश्न, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा अगर जो होता है, ये जो है क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 28वां, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो स्टील में अधिकतम होता है। देखो, ध्वनि का वेग ठोस, द्रव, गैस ऐसे होता है। तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए जो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो द्रव वो ठोस नहीं है, केवल स्टील ठोस है, इसीलिए स्टील में जो है ध्वनि का वेग अधिक होता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। 29वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसमें से जो रतौंधी है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो माता पिता या पूर्वज के द्वारा संतान में आ जाते हैं। रक्त रंजकहीनता, हिमोफीलिया, वर्णांधता, एल्कैप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, डाउन सिंड्रोम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेलिस आदि अनुवांशिक रोग हैं। जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और रतौंधी की जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, लेकिन रतौंधी रोग जो है ज्यादातर अधिकांशतः पुरुषों में पाया जाता है और इसकी जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। 30वां प्रश्न है कि पित्ताशय में उपस्थित पित्त रस निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं? तो वसा का पाचन करते हैं। जो पित्ताशय यकृत के दाहिने पिंड के निचली सतह पर स्थित होता है और यह पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। यकृत में उत्पन्न पित्त अर्ध पचित भोजन में मौजूद वसा को पायस बनाता है और पित्त लवण तथा लवण तल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।